हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड जो चल रहा था, यूनिट सेकंड की थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर देख लो आप लोग एक काम करो, थर्ड ईयर के आगे का सिलेबस मैं आप लोग को बता देती हूँ कि थर्ड लॉ के आगे आप लोग को क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। तो पहला है द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नर्स हीट थ्योरम पढ़नी है। सेकेंड है द स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डाटा। फोर्थ है गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन कैपिटल G and Helmholtz function capital A as thermodynamic quantities, A and G criteria for thermodynamic equilibrium and spontaneity, their advantage over entropy change, variation of G and potential। तो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो मेन टॉपिक क्या क्या है देख लेना एक बार। पहला तो है वो है एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की एंट्रोपी की गणना हम करेंगे कि जब किसी गैसों को मिलाया जाता है तो उनकी एंट्रोपी की गणना क्या होती है। सेकंड की बात करते हैं द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। थर्ड है प्लैंक्स स्टेटमेंट, प्लैंक का कथन। चौथा है आपके पास लेविस एंड रेंडेल्स स्टेटमेंट, लुईस एंड रेडल का कथन। देखो सबसे पहला जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मिश्रण की एंट्रोपी। मिश्रण की एंट्रोपी क्या होती है? आदर्श गैस के लिए मिश्रण की एंट्रोपी जो होती है, देखो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार ध्यान से देख लो, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी आप मिश्रण की एंट्रोपी, आपको मैंने लास्ट जो आप लोगों को बताया गया था कि क्या क्या मतलब आपको सॉल्व करना जो बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या होती है किसी भी, हमने एंट्रोपी को डिपेंडेंस एंट्रोपी की निकाली थी। हमने किस पर डिपेंडेंस निकाली थी? टेम्परेचर पर और वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम पर हमने क्या क्या निकाला था? डीएस की मतलब एंट्रोपी की डिपेंडेंस निकाली थी। तो ये इक्वेशन हमें वहाँ से मिल गई। उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, मैंने इसको समाकलित कर दिया। समाकलन करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? एस बराबर हो जाएगा CVLNT प्लस RLNV प्लस S0 मुझे मिल जाएगा, है ना। ये मिल जाने के बाद जो S0 है, ध्यान रखना वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो समाकलन स्थिरांक हमें मिला है। तो फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिल गई है देखना मुझे। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे हैं। अभी मुझे मैंने जो हमारा मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम पे जो हमने डिपेंडेंस निकाली थी एंट्रोपी के, उसका इंटीग्रेशन करने पे हमें एक स्टेटमेंट मिला है, एक इक्वेशन मिली है एस बराबर CVLNT प्लस RLNV प्लस S0 मिला है, जो कि S0 हम जानते हैं कि भाई ये क्या है? हमारे पास समाकलन स्थिरांक है। अब देखो, अगर मैं किसी आदर्श गैस के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं बात कर रही हूँ आइडियल गैस के बारे में, अगर मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी, तो क्या करूँगी मैं लिख सकती हूँ कि भाई CP माइनस CV जो होता है वो मुझे R के बराबर मिल जाता है ना। तो इस CV का मान मैं इस इक्वेशन से निकाल सकती हूँ। तो मुझे CV क्या मिल जाएगा? CP माइनस R मुझे क्या मिल जाएगा? CV का मान मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद मैं जानती हूँ आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल्स टू RT या nRT। तो मैं लिख देती हूँ PV बराबर RT। अगर मेरे पास आदर्श गैस समीकरण है तो मैं यहाँ से V का मान निकाल सकती हूँ। V बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? RT बाय P के बराबर हो जाएगा, है ना। तो RT बाय P के बराबर मुझे मिल गया क्या? इस वाले V का मान मुझे मिल गया। इन दोनों मानों को, इस मान को और इस मान को मैंने अगर वो समाकलित करने पर, इंटीग्रेट करने पर जो मुझे ये इक्वेशन मिली है उसमें मैं ले जाके रख देती हूँ, है ना। तो ले जाके रख देने पर देखो क्या हो रहा है, प्लस S0 मुझे मिल गया, है ना। अब आपको लॉग के कुछ नॉर्मल नियम पता होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करूंगी मैं, तो मुझे मिल जाएगा CPLNT मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा माइनस RLNT मिल जाएगा, ठीक है, प्लस में मिल जाएगा RLNRT, ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, माइनस RLNP मुझे मिल जाएगा, ठीक है, प्लस मिल जाएगा मुझे S0 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो CPLNT
माइनस आर एल एन टी, ठीक है, प्लस आर एल एन आर, गुणा में है तो हम जोड़ में लिख देंगे, तो आर एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद इस वाले मान को और इस वाले मान को मैं क्या कर सकती हूँ, काट सकती हूँ, है ना, तो ये कट गया मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया है, मुझे नई इक्वेशन मिलेगी, देखो क्या मिलेगा मुझे एस बराबर मिल जाएगा सी पी एल एन टी, ये तो कट गया, ये बच गया और ये बच गया और ये बच गया, तो माइनस आर एल एन पी प्लस आर एल एन आर प्लस एस नॉट मुझे मिल गया, है ना। अब इस वाला जो मान है मतलब एस नॉट प्लस आर एल एन आर मैंने किसके बराबर मान लिया, एस नॉट डैश के बराबर मैंने मान लिया है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह एस नॉट डैश लिख सकती हूँ, मैं ये लिख दूंगी और मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। देखो क्या मिल रही है, फाइनल इक्वेशन ही जो मैंने ब्रैकेट में बना रखी है, ये वाली इक्वेशन जो है मुझे फाइनल इक्वेशन मिल गई है, ये मिली है सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट डैश मुझे मिल गई है ना। और एस नॉट डैश मैंने क्या मान लिया है, आर एल एन आर प्लस एस नॉट के बराबर मैंने मान लिया है ना, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर इज टोटल ऑफ एंट्रोपी ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटाइटी। देखो अगर मैंने कोई भी मिक्सचर बनाया है, देखो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर क्या होता है कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने अलग अलग प्रकार की क्या कर दी है, गैसें डाल दी है ना, अलग अलग प्रकार की गैसें डाल दी है इसके अंदर, ठीक है। अगर जब मैंने इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें डाली है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी या इस पूरे मिक्सचर की एंट्रोपी मेरे पास क्या होगी, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई एक जैसी वाली जो गैसें हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो, और बाकी जो दूसरी हैं उनकी एंट्रोपी है जो, और बाकी भी है, जैसे कुछ O2 है तो सारे O2 के जितने भी मॉलिक्यूल है उन सबकी एंट्रोपी जोड़ दी, कुछ N2 है तो कुछ N2 वालों की एंट्रोपी जोड़ दी, कुछ CO है तो CO वालों की जोड़ दी, CO2 है तो CO2 की जोड़ दी, तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की इंडिविजुअल जो एंट्रोपी है, जैसे O2 की टोटल एंट्रोपी जो वो, फिर N2 की जो, उन सब की एंट्रोपी इसको क्या करूँगी मैं जोड़ दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पूरे के पूरे मिक्सचर की एंट्रोपी मुझे मिल जाएगी, है ना। और देखो क्या करना है, इन सबको शो करने के लिए जब हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम आगे समेशन का चिन्ह लगा देते हैं, जो डिनोट करता है कि हमने बहुत सारे कंपोनेंट की एंट्रोपी को हमने जोड़ा है, बहुत सारे कंपोनेंट की क्वांटिटीज़ को हमने जोड़ा है, तो इस टाइप का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी। तो देखो वही है कि माना कि किसी गैस के मॉलिक्यूल है हमारे पास, माना कि किसी गैस के एक N1 मॉलिक्यूल है O2 के हैं, फिर N2 मॉलिक्यूल है N2 के हैं, फिर हमने N3 वाले CO की बात कर ली, तो उन सबकी इंडिविजुअल एंट्रोपी हमने निकाली, ये वाला इक्वेशन से हमने ऊपर निकाली थी कि गैस की एंट्रोपी क्या होती है, ये हो गया, दूसरी गैस की एंट्रोपी हो गई, ये हो गई, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी गैस की एंट्रोपी हो गई है, ये वाली हो गई हमारे पास, तो हमने इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आगे समेशन लगा लिया, क्योंकि ये क्या है, तीनों की तीनों गैसों के जोड़ के बराबर हमें मिल रही है ना, तो आगे समेशन हमने लगा दिया है, जो कि हमको शो कर रहा है कि भाई ये तीनों की जोड़ के बराबर मिल रही है। उसके बाद देखो किसी गैस का जो आंशिक दाब है, ना, पार्शियल प्रेशर होता है, वो मोल भिन्न जो रहते हैं उसके मोल भिन्न के तथा उसके टोटल जो प्रेशर है उनके गुणा के बराबर होता है। मतलब मैं इस स्मॉल p की जगह XP लिख सकती हूँ, मोल भिन्न इंटू कुल दाब मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो मैंने वही किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, एस बराबर समेशन NCPLN जो ऊपर मिला था वही, और इस P की जगह मैंने लिख दिया है X, तो X हो गया, और हमको रूल पता है X करके माइनस में लिख दूंगी तो मेरे पास ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, और फिर हमें S0 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई है, किसी भी गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए मिश्रण की एंट्रोपी हमें मिल चुकी है। किसी भी आदर्श गैस के मिक्सचर की जो एंट्रोपी होगी वो हमें इक्वेशन A दर्शा रहा है ना। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम क्या बात करते हैं कि भाई जब है ना हमने बात की, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैसें हो सकता है कोई दूसरी गैसें भी हो। तो अगर हमें मिश्रण की एंट्रोपी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आदर्श गैस वाली में से, मतलब देखो में से जो अन्य गैसों की है एंट्रोपी उसको घटा देंगे। तो देखो क्या है, आदर्श गैस समीकरण की मिश्रण की एंट्रोपी तथा भिन्न भिन्न गैसों की दाब P पर एंट्रोपियों के योग के अंतर को मिश्रण की एंट्रोपी कहते हैं। मतलब आदर्श गैस की जो एंट्रोपी थी, जो हमें मिली थी, इक्वेशन नंबर कौन सी से मिली थी, इक्वेशन नंबर मुझे मिली थी इस A से, है ना। इसमें से मैं इक्वेशन नंबर A को, मतलब इक्वेशन नंबर A में से
मैं इक्वेशन नंबर ए को क्या करूँगी, घटा दूंगी। क्यों घटा दूंगी, मिश्रण की एंट्रोपी निकालने के लिए, है ना। तो मैंने घटा दिया, घटा देने पर मुझे फाइनल स्टेटमेंट मिल जाएगा, डेल एक्स मैक्स जो है वो मिल जाएगा मुझे माइनस आर समीशन एन ln x के बराबर मुझे मिल जाएगा। उसके बाद ln x जो है वो x जो है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, मतलब N2 के लिए, O2 के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा। तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल के लिए तो पहले के लिए ये हो गया, दूसरी के लिए ये हो गया, तीसरी के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से इनको जोड़ देंगे और मिश्रण की एंट्रोपी मुझे क्या मिल जाएगी, देखो डेल एक्स मिक्सचर हो जाएगा माइनस आर समेशन एन आई ln xi के बराबर मुझे मिल जाएगी। एन आई क्या है हमारे पास, विभिन्न अवयवों के मोलों की संख्या है, xi क्या है, मोल भिन्न के बराबर हो गया है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ टोटल n मोल है ना, और जो हर मोल है वो हमारे पास किस किस से मिलकर बना हुआ है, टोटल हमें मिल के बना हुआ है। एक तो n1 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, दूसरा n2 से मिलकर बना है, तीसरा n3 से मिलकर बना है। तो मैंने क्या किया, इस n को मैं उठा के यहाँ नीचे ले गई, तो मुझे एक बराबर मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 के बारे में बराबर मिल गया। अब देखो इक्वेशन में देखना आप लोग, हमें ये इक्वेशन मिली थी, ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं बता रही हूँ आप लोगों को क्या करना है। देखो हमें फाइनल इक्वेशन मिली थी, डेल एस मिक्सचर का मान मुझे मिल गया था समेशन एक्स आई, ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस आर, सॉरी बराबर माइनस आर समेशन एक्स आई ln एक्स आई के बराबर मिल गया, ठीक है ना। अगर मुझे एक बराबर मिल जाता है, अभी जो हमने n के उससे किया, ये मिल जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बराबर हो गया समेशन एक्स आई के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक मोल गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इस समेशन एक्स आई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि हमें, या फिर एक लिख सकती हूँ। तो मैं यही करूँगी, देखो मैंने उसकी जगह, या फिर एक सेकंड रुकना, हमें मिला था यहाँ पे ni, है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला था, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास एक दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक की जगह यहाँ एक लिख दूँ, है ना, या फिर एक की जगह मैं क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया समेशन एक्स आई लिख दिया। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, एक मोल गैस के लिए ये वाली फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या किया, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन मिली थी ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि भाई n बराबर हो जाता है हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ माना कि नंबर ऑफ, इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो एक हो गया, बराबर हो गया n1 बाय n प्लस n2 बाय n प्लस n3 बाय n के बराबर हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ही सॉल्व करती जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक प्लस नंबर ऑफ मोल्स बटा नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मोल भिन्न होते हैं, x1 प्लस हो गया x2 प्लस x3 के बराबर हो गया। मतलब समेशन xi किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर n का मान एक है मेरे पास तो मैं यहाँ पे समेशन xi लिख सकती हूँ, तो समेशन xi मुझे मिल गया और ये फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई, है ना। तो देखो ये क्या है, ये जो xi है ये क्या है हमारे पास, एक भिन्न है, मतलब ये हमेशा ये एक भिन्न है। भिन्न क्या होती है, मतलब बट्टा में होता है, बट्टा में होने का मतलब क्या है कि हमेशा ये एक से कम ही होगा, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये कि जब हमें पता है, देखो xi जो है ना वो क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न है। भिन्न है मतलब क्या होगा कि या तो ये 1/2 होगा, या 1/4 होगा, या ये 3/4 होगा, या 5 मतलब ये इस तरीके से होगा, है ना। ये कभी भी क्या होगा, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये कभी भी, इसका जो मान है वो हमेशा एक से कम ही होता है। और जब ये एक से कम है इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, और जब इसका मान नेगेटिव होगा तो आगे वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। इसका मतलब ये कि किसी भी मिक्सचर की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, वो कभी भी कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मोल भिन्न का मान क्या होता है, एक से कम होता है। एक से कम होने का मतलब है ऋणात्मक होता है, और ये वाला ऋणात्मक और ये वाला ऋणात्मक मिलके पॉजिटिव बना देते हैं। इसका मतलब ये कि मिश्रण की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है ना। तो यही बात चल रही है यहाँ पे, एंट्रोपी हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, अब हमारा जो है नेक्स्ट है वो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। देखो रिचर्ड्स, नर्ड्स तथा प्लांक आदि के शोध परिणामों से ऊष्मागतिकी का
एक अन्य मूलभूत सिद्धांत अस्तित्व में आया। यह परम शून्य ताप पर शून्य क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी से संबंधित है। देखो क्या है, नर्स्ट, प्लांक और रिचर्ड्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, परम शून्य ताप। सबसे पहली बात तो शब्दों पर गौर करो, हम पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ये क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को मैं स्टेटमेंट वाइज भी बता दूंगी कि क्या क्या दे रखा है ना। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है। देखो क्या होता है, हमें कहा गया, मतलब 3 साइंटिस्ट आए जिनके भी नाम है वो सब याद रखने की चीज़ें है ना, लेकिन मेन चीज़ ये कही गई कि परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो शब्दों पे देखना, नाम है इसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात चल रही है, या फिर हम इसी को कह देते हैं परम शून्य ताप। मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर, और कोई इसका मतलब नहीं है, बस इतना ही है कि जब भी आप 0 केल्विन टेम्परेचर की बात आपसे करी जाए, जब भी आपको कहा जाए कि टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आपके पास हो जाएगा, वो आपके पास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो आपके पास परम शून्य ताप कहलाएगा। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर की जब भी बात की जा रही है, 0 केल्विन टेम्परेचर की जब भी मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाएगा। तो इन लोगों ने थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा, इन्होंने एक ही बात कही, पहला बात, 2 बातें कही इन्होंने ये कहा कि डेल Cp जो रहती है वो परम शून्य ताप, मतलब 0 तापमान पर क्या हो जाती है, मुझे 0 मिल जाती है। मतलब ये कि जब भी मैं 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन टेम्परेचर लूंगी, परम शून्य ताप लूंगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लूंगी, तब कोई भी क्रिस्टल, देखो ध्यान रखना क्रिस्टल के बारे में बोला है, कोई भी क्रिस्टल की ऊष्माधारिता, क्रिस्टल की ऊष्माधारिता मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। समझे, क्रिस्टल की वो 0 मिलेगी। उसके बाद हम एंट्रोपी की बात करें तो देखो एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी तंत्र की अव्यवस्था, डिस्टर्बेंस इन एनी सिस्टम। मतलब जितने रैंडम मॉलिक्यूल्स हो गए वो ज़्यादा हो गया, और बर्फ बन गया कोई चीज़, पानी है, पानी से बर्फ बन गया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, अरेंजमेंट मूवमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परम शून्य ताप का मतलब क्या है कि तब बर्फ मिलेगी, हमें जमी हुई चीज़ें मिलेगी, बर्फ भी नहीं, जमी हुई चीज़ें मिलेगी। अब जब जमी हुई चीज़ें हैं तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, हमारे पास परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्या मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी एंट्रोपी। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। समझे आप लोग। तो 2 ही स्टेटमेंट इसके दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि परम शून्य ताप पर आपकी जो ऊष्माधारिता है, आपकी जो हीट कैपेसिटी है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो किसी भी क्रिस्टल की, वो क्या मिलती है, 0 मिलती है। किनके बारे में दिया गया, तो ध्यान रखना क्रिस्टल्स के बारे में ये दिया गया है, क्रिस्टल्स के बारे में, या फिर कुछ द्रवों के बारे में भी ये दिया गया है। किस पर, परम शून्य ताप पर इनके बारे में दिया गया है। तो क्या कहा गया कि भाई ये जो एंट्रोपी है वो 0 हो जाती है। परम शून्य, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये लिमिट को डिनोट कर रहा है, यहाँ लिमिट लगा देते हैं। लिमिट मतलब 0 तापमान T से 0 की तरफ जा रहा है, तो एंट्रोपी 0, और ये Cp है तो ये भी तापमान T से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमें 0 मिल जाती है। अब यही है स्टेटमेंट, आपका थर्ड लॉ हमें सिर्फ यही बात कहता है, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, देखो हुआ ये कि अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए। बात उन्होंने यही की, उन्होंने घुमा फिरा के बात को वही कहा, लेकिन कुछ ना कुछ नया नया तड़का अपने हिसाब से, उनको जैसा भी सही लगा उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। और तड़का क्या दिया, देखो सबसे पहले तो प्लांक आए थे, है ना। तो प्लांक ने तो हमें यही स्टेटमेंट दिया कि भाई ये 0 हो जाता है। नट्स आए थे, नट्स ने भी हमें यही बोला। लेकिन रुडोल्फ नाम के, और दूसरा नाम क्या है, और दूसरे जो है, एक सेकेंड रुको ना, नर्ड्स और बाकी जो आए थे उन लोगों ने हमें क्या बोला, हमें दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मेन थर्ड लॉ है आप लोगों का, और इसी चीज़ों को घुमा फिनो के अपना तड़का लगा के उन लोगों ने आपको रिप्रेजेंट किया है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं क्या होता है थर्ड लॉ। देखो ये रहा,
प्लांक का कथन है, प्लांक स्टेटमेंट क्या है, देखो प्लांक का कथन हमें क्या कहता है, Cp का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है जैसे जैसे ताप परम शून्य की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि परम शून्य ताप पर क्रियाकारकों और उत्पादों की ऊष्माधारिताएं बराबर होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखो साफ साफ समझ लो, डेल Cp क्या होता है, डेल Cp क्या होता है, आपको पता होगा डेल Cp क्या होता है। जब A से मैं B बना रही हूँ, है ना, तो इसकी ऊष्माधारिता है Cpa और इसकी है Cpb, है ना। तो इन दोनों की ऊष्माधारिताओं का जो अंतर है, मतलब इसकी ऊष्माधारिता में से मैं अगर इसको घटा दूं, मतलब Cpb में से मैं अगर Cpa को घटा दूं तो मुझे डेल Cp मिल जाएगा। तो मतलब ये हो गया डेल Cp, क्या ये वाला डेल Cp है ना। तो डेल Cp मुझे क्या मिल गया, उत्पाद की मतलब प्रोडक्ट की जो हीट कैपेसिटी है वो, उसमें से मैंने रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी घटा दी। तो अगर ये दोनों हीट कैपेसिटी बराबर होगी तभी तो मुझे ये डेल Cp 0 मिलेगा। ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब ये कि परम शून्य ताप पर, मैंने आपको कहा देखो शब्दों को इधर से उधर किया है, बाकी मतलब वही है, सबका मतलब वही है। देखो क्रिस्टल की बात की जा रही है, परम शून्य ताप पर बात की जा रही है, और उत्पाद की, प्रोडक्ट की और जो रिएक्टेंट है उनकी ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मुझे डेल Cp 0 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात कही जा रही है, Cp का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है जैसे जैसे ताप परम शून्य ताप की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि परम शून्य ताप पर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की ऊष्माधारिताएं बराबर होती है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि 0 डिग्री तापमान पर सभी पदार्थों की ऊष्माधारिताएं बराबर हो जाती है। क्वांटम सिद्धांत को जब ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिताओं के लिए लागू किया गया तो यह ज्ञात होता है कि परम शून्य ताप पर ठोसों की ऊष्माधारिताएं शून्य हो जाती है। देखो तीनों लाइनें बोली इन्होंने, पहली लाइन बोली वो भी यही बोली, सेकंड क्रियाकारक उत्पाद वाली वो भी यही बोली, क्वांटम के अकॉर्डिंग बोली वो भी यही लाइन बोली कि भाई रिजल्ट क्या है, 0 है। फिर अब आपके पास स्टेटमेंट आता है, इस समीकरण के अनुसार 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डेल एस का मान मैंने आपको बता दिया, एंट्रोपी का मान शून्य होता है, मैंने आपको बता दिया 0 होता है। अर्थात किसी प्रक्रम, इस समीकरण के अनुसार 0 डिग्री किसी प्रक्रम जिसमें ठोस का प्रयोग हो में 0 डिग्री टेम्परेचर पर एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। देख लो आप लोग, एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य हो रहा है। दूसरे शब्दों में क्रियाकारक और उत्पाद की एंट्रोपी परिवर्तन के मान ठोस अवस्थाओं में समान होते हैं। आपको बता चुकी हूँ मैं ये बात। तो निष्कर्ष प्लांक का क्या निकला कि शुद्ध ठोस और द्रव की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य हो जाती है। समझे आप लोग, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। स्टेटमेंट है, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई देखो ये रहा, ये देखो ये डेल Cp का मान है, 0 से लेकर टेम्परेचर 1 टेम्परेचर से 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, टेम्परेचर से 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। उत्पाद की और क्रियाकारक की ऊष्माधारिता है, मतलब डेल Cp, मतलब यहाँ डेल लगा देना, डेल Cp का मान मुझे क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। देखो 0 मिल गया है, यही मैंने आपको बताया। उसके बाद ये प्लांक का स्टेटमेंट है। डेल एस की बात की जाए, मतलब ये कि उत्पाद की जो ऊष्माधारिता है, ऊष्माद की एंट्रोपी और क्रियाकारक की एंट्रोपी, दोनों के मान कितने, दोनों का अंतर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। और डेल जो एस का मान है वो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बस यही चीज़ें आपको मैंने बताई है कि भाई यही स्टेटमेंट कहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लेविस एंड रेडल का खत्म। देखो लेविस एंड, देखो अभी मैंने आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट बताए थे ये किसके थे, प्लांक के थे। लेविस एंड रेडल ने भी कोई नया काम नहीं किया। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ कि कोई नया काम इन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखो बस कमियां निकालने की आदत होती है इंसान की, तो उन्होंने भी जाके यही किया कि भाई प्लांक ने ये बोला कि भाई क्रियाकारक उत्पाद की एंट्रोपी बराबर होती है और ये 0 मिल जाता है, ये बराबर मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो लेविस और रेडल्फ नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब हम परम शून्य ताप को प्राप्त कर सके। देखो आदर्श कंडीशन, देखो आदर्श इंसान की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जिसमें कमियां नहीं हो। मतलब एक आइडियल ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती है। वैसे ही ये सिस्टम्स है, इनमें भी गलतियां हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कभी भी ऐसा कोई सिस्टम बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई तंत्र बनाया ही नहीं जा सकता जिसके लिए परम शून्य ताप हमें मिल सके। मतलब ये 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत या 1 डिग्री 0 पॉइंट में चेंज होगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ
परिवर्तित होगा। और जब हम परम शून्य ताप को ही प्राप्त नहीं कर सकते, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये इसके जीरो के बराबर ये हो ही नहीं पाएगा, ये जीरो के आसपास रहेगा लेकिन जीरो नहीं मिल पाएगा, वो भी ये है ये उसके आसपास रहेगा लेकिन ये जीरो हमें नहीं मिल पाएगा। ये बात इन्होंने कही थी कि भाई देखो कभी भी आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी बात उन्होंने भी वही कही, परम शून्य ताप पर ये जीरो जीरो के आसपास हो जाता है। उन्होंने इन प्लांक ने ये स्टेटमेंट बोला कि भाई जीरो होता है, तो इन्होंने बोल दिया आसपास हो जाता है जीरो के, बात तो वही है, इधर उधर घुमा फिर के बात इन्होंने वही कही। देखो क्या बोल रहा है ये, प्लांक के कथन में कुछ गलतियां थी, प्लांक के स्टेटमेंट में कुछ गलतियां थी। विलयनों तथा अति शीतलित द्रव के लिए, मैंने आपको बोला द्रवों पर लागू होता है, तो अति शीतलित मतलब अत्यधिक मात्रा में जिनको ठंडा कर दिया गया है, द्रवों की एंट्रोपी के मान परम शून्य ताप पर भी शून्य नहीं होते हैं। देख लो, अतः देखो परम शून्य ताप पर भी एंट्रोपी के मान शून्य नहीं होते हैं, मैंने आपको अभी यही बताया। अतः यह कहा जा सकता है कि प्लांक का कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलों पर ही सत्य होता है। देखो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि ये केवल और केवल प्लांक का कथन शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पर ही लागू होता है, ये स्टेटमेंट कभी भी द्रवों पर लागू नहीं होता। मतलब ये इन्होंने किसके बारे में दिया, द्रव के बारे में दिया। परंतु यह व्याख्या तृतीय नियम के एक नए कथन को जन्म दे दिया, जिसे क्या कहते हैं, लुईस एंड रेडल का कथन कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित धनात्मक एंट्रोपी होती है, मतलब कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जीरो से कम तो एंट्रोपी हो नहीं सकती, तंत्र में कोई ना कोई अव्यवस्था तो होगी ही, है ना। तो अतः परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है, जैसे कि पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलों में होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शुद्ध क्रिस्टलों में होता है। उसके बाद लुईस और रेडल के कथन के बाद इन्होंने नया कथन आ गया, तीसरा कथन है ये हमारे पास, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम और परम शून्य ताप की अप्राप्यता का सिद्धांत। देखो सब मिलते जुलती बातें बोली, अप्राप्यता का सिद्धांत, या फिर जिसे कहते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ द अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्या है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग परम शून्य ताप को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। समझे आप लोग, लुईस और रेडल्फ ने कहा था कि भाई प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किन के लिए, शुद्ध क्रिस्टल पदार्थों के लिए किया जा सकता है, जबकि द प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमें क्या कहता है कि परम शून्य ताप को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। मतलब परम शून्य ताप जो है वो 10 की घात 1 × 10 की घात -6 डिग्री तक तो चला जाएगा, उसके बाद हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। समझे आप लोग, तो पढ़ लेते एक बार। यह सर्वविदित है कि परम शून्य ताप 0 डिग्री टेम्परेचर को प्राप्त करना असंभव है। समझे आप लोग, नहीं प्राप्त किया जा सकता। परम शून्य 1 × 10 की घात -6 डिग्री तक तो हम पहुंच सकते हैं, तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि परम शून्य तक पहुंचने के कुछ ही चरण बाकी है, यह प्रयोग रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब परम शून्य ताप को आप कह जरूर सकते हो, थ्योरेटिकल किताबों में तो देखो आदर्श व्यक्तित्व की बात भी चलती है ना, कि आदर्श इंसान होता है, लेकिन रियलिटी में तो कोई आदर्श नहीं होता। तो वैसे ही है कि परम शून्य ताप जो है वो सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो रियलिटी में होता ही नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि परम शून्य ताप नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नहीं प्राप्त किया जा सकता प्रायोगिक रूप से। एक्सपेरिमेंटली हम परम शून्य ताप को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नहीं प्राप्त कर सकते। इस आधार पर तृतीय नियम को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी विधि से यह असंभव है, इम्पॉसिबल है, चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, चाहे कोई इंसान कितना ही आदर्श क्यों ना हो उसके अंदर, वैसे ही किसी भी कोई भी सिस्टम कितना ही आइडियल क्यों ना हो, किसी निकाय के तापमान को किसी सीमित संख्या की क्रिया ऑपरेशन द्वारा परम शून्य ताप से कम नहीं किया जा सकता। मतलब आप कभी भी कोई भी टेम्परेचर परम शून्य ताप से कम प्राप्त नहीं कर सकते। देखो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जाम में कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाओ, तो क्या समझाना है आप लोगों को? सबसे पहले समझाओगे आप लोग कि भाई सबसे पहली बात तो प्लांक का स्टेटमेंट समझा देना। पहला प्लांक का स्टेटमेंट क्या था, ये जीरो होते हैं, ठीक है ना। फिर रेडल और दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट थे लुईस और रेडल नाम था जिनका, लुईस और रेडल ने हमें क्या बताया कि भाई ये सिर्फ शुद्ध क्रिस्टलों पे होता है, शुद्ध अतिशीतलित द्रवों पर काम नहीं करता है।
ठीक है ना। थर्ड हमें बता दें, थर्ड लॉ है जो कि अप्राप्यता का सिद्धांत है, अनअटेंटेबिलिटी ऑफ 0 डिग्री टेम्परेचर के बारे में हमने बात की है। मतलब ये कि ये टेम्परेचर हमें मिलता ही नहीं है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, थर्ड लॉ के स्टेटमेंट आप लोगों के पास हो जाएंगे, है ना। तो देख लेना इन लोगों को, इनको। और फिर देखते हैं हम आपका जो बुक है उसका, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है रेफरेंस के लिए, वो है, पहला है द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री B.R. पुरी शर्मा एंड M.S. पठानिया। सेकंड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री A.S. नेगी एंड S.C. आनंद। थर्ड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कुंदू एंड जैन। फोर्थ है द फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी एजुकेशन की बुक है ये आपके पास, सुरेश अमेटा R.C. खंडेलवाल एंड R. अमेटा N.J. वर्दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, कोई भी आपको अपने करियर रिगार्डिंग क्वारीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप कॉलेज में आकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना।